हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बैच और कंटिन्यूअस स्टेरिलाइजेशन के ऊपर बात करेंगे। बैच और कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन की प्रोसेस हम पहले ही देख चुके हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी हमने देख लिया था। तो यहाँ पे हम बैच और कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन के बारे में डिस्कस ना करके बैच और कंटिन्यूअस स्टेरिलाइजेशन को ही डिस्कस करेंगे। देखिए, बैच और कंटिन्यूअस स्टेरिलाइजेशन अलग अलग ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे दो अलग अलग तरीके के फर्मेंटेशन ऑपरेशन चलते हैं। एक तो बैच फर्मेंटेशन, दूसरा कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन। तो बैच और कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन में अलग अलग रिक्वायरमेंट होने की वजह से दो अलग अलग तरीके की स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। स्टेरिलाइजेशन का वीडियो मैंने पहले बना दिया है कि कितने टाइप का होता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। केमिकल, फिजिकल और मैकेनिकल मेथड मैंने बनाया हुआ था, वो आप देख सकते हैं। तो बैच और कंटिन्यूअस स्टेरिलाइजेशन में जो बैच स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है वो हम जब बैच फर्मेंटेशन करेंगे तब हम उसको यूटिलाइज करेंगे, और कंटिन्यूअस स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन में करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से ऑपरेशन किया जाता है दोनों तरीके की स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस का। तो पहला हमारा बैच स्टेरिलाइजेशन है। तो बैच स्टेरिलाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है कि बैच फर्मेंटेशन में यूटिलाइज होता है। इसमें करते क्या है, देखिए बैच फर्मेंटेशन में क्या हो रहा था कि आप एक जो रिएक्शन वेसल है या जो हमारा बायो रिएक्टर है उसके अंदर सारे कंपोनेंट्स एक साथ डाल के बंद करके उसको आप फर्मेंट करके एट लास्ट उस पर प्रोडक्ट हार्वेस्ट कर रहे थे। तो बैच स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है, जो जो कंपोनेंट चाहिए होते हैं मीडिया की हमें उसको स्टेरिलाइज करना होता है। तो हम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट और न्यूट्रिएंट्स जो जो हमें डालने हैं उनको सब एक साथ ही डाल देते हैं रिएक्टर के अंदर, और उसको हम क्या करते हैं, डिकंटैम करते हैं या कंटामिनेशन रिमूव करते हैं या स्टेरिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, एक साथ जो जो मीडिया के कंपोनेंट्स डालने हैं उसको एक साथ ही अंदर कर देंगे रिएक्टर वेसल में और उसको स्टेरिलाइज करेंगे। तो उससे क्या होगा, जो हमारा वेसल होगा वो भी स्टेरिलाइज हो जाएगा, मीडिया के कंपोनेंट भी स्टेरिलाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो बैच स्टेरिलाइजेशन दो तरीके से कर सकते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्टली स्टीम क्या होती है, फर्मेंटेशन टैंक के अंदर भेजी जाती है। ठीक है, डायरेक्ट स्टीम भेजी जाती है फर्मेंटेशन टैंक के अंदर या जो बायो रिएक्टर के अंदर। लेकिन इनडायरेक्ट वाले में क्या होता है, जो स्टीम डायरेक्ट एंटर ना होके हीटिंग कॉइल्स के थ्रू एंटर करती है। तो डायरेक्ट वो क्या होते हैं, मीडिया के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। डायरेक्ट वाले में अगर हम डायरेक्ट स्टीम को पास कराते हैं तो दिक्कत एक चीज़ ये भी आती है कि जब बाद में स्टीम क्या होगा, कंडेंस करेगा, कंडेंसेशन होगा स्टीम का, तो मीडिया का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इनडायरेक्ट वाले में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हमने लिखा भी है, देखिए वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है अगर हम डायरेक्ट मेथड को अडॉप्ट करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में कोई वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, जैसे आपका जो एक मान लीजिए कि वेसल है, वेसल में कॉइल्स लगी हुई हैं चारों तरफ से या जैकेट लगी हुई है, उसके थ्रू स्टीम पास हो रही है। डायरेक्ट हम स्टीम को इसके अंदर नहीं एंटर करवा रहे हैं रिएक्शन वेसल या जो बायो रिएक्टर के अंदर। ठीक है, तो डायरेक्ट में हम डायरेक्ट एंटर कराएंगे, इनडायरेक्ट में डायरेक्ट एंटर नहीं कराएंगे, कॉइल्स के थ्रू एंटर कराएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है। अब देखिए, जो बैच स्टेरिलाइजेशन है वो कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी कोई भी स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है, चाहे वो बैच का हो या कंटिन्यूअस स्टेरिलाइजेशन हो, वो ये तीन ही मेथड होंगे उसमें, हीटिंग, होल्डिंग और कूलिंग। ठीक है, तो हीटिंग जो होती है वो यहाँ पे 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है, और जिसमें क्या होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाने के बाद हम उसको 15 to 20 मिनट्स के लिए होल्ड करते हैं उतना टेम्परेचर, और फिर उसके बाद उसको बंद कर देते हैं। तो कूलिंग शुरू हो जाती है। तो कूलिंग जब हो जाती है, मीडिया रूम टेम्परेचर या फर्मेंटेशन टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, तो उसको फिर हम फर्मेंटेशन के लिए यूटिलाइज करेंगे, उसमें हम अपना कल्चर ऐड करेंगे और फर्मेंटेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारा ग्राफ बना हुआ है जिसमें हमारा हीटिंग टेम्परेचर स्टार्टिंग में हमारा 121 डिग्री सेंटीग्रेड जब तक नहीं आ जाता तब तक हम टेम्परेचर बढ़ाते रहते हैं। उसके बाद जब 121 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आ जाता है तो होल्ड करते हैं, फिर उसको कूल करते हैं बंद करने के बाद। ठीक है, तो ये आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बैच स्टेरिलाइजेशन का है ऑटोक्लेव। जो ऑटोक्लेव हम लोग यूज़ करते हैं वो बैच स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस स्टेरिलाइजेशन के लिए कभी ऑटोक्लेव यूज़ नहीं होगा। अब एडवांटेज देख लीजिए क्या है, ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड है, मतलब ऑटोक्लेव तो आप सभी लोग यूज़ करते हैं, स्मॉल स्केल पर इसका काम चलता है, सिंपल ऑपरेशन होता है, ज़्यादा इसमें सेलुलर डिस्ट्रक्शन अच्छे से होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा एडिशनल कंपोनेंट्स हमें ऐड नहीं करने पड़ते मीडिया में।
ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कुछ इसमें एडिशनल जो भी इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं होती, कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स भी हमें ऐड नहीं करने पड़ते। तो क्या होता है, ये हमारा स्मॉल स्केल पे सूटेबल होता है, बहुत ही बेस्ट यूज़ होता है इसका स्मॉल स्केल पे। वैसे भी जो हम लोग एंटीबायोटिक्स का जो प्रोडक्शन करना होता है वो बैच फर्मेंटेशन के थ्रू ही करते हैं, तो बैच स्टेरिलाइजेशन उसके लिए होता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। इसकी डिसएडवांटेज कुछ है वो देख लेते हैं। डिसएडवांटेज में क्या आता है, बहुत ज़्यादा इसमें हीट मतलब लगती है, एक्सपेंसिव हीट जनरेट होती है। ठीक है, और ज़्यादा मतलब टाइम के लिए जब तक 0 से लेके 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है, फिर 121 तक इतनी देर तक रखते हैं, तो ज़्यादा खर्च आता है। मतलब जो पावर कंजम्पशन इसमें हाई होता है, ये आप बेटर लिख सकते हैं इसमें। इसके अलावा जो हीट लेबाइल कंपोनेंट्स हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं, क्योंकि आप 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 टू 20 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे, तो आप खुद ही सोचिए इतना ज़्यादा हीट पा करके जो कंपोनेंट्स हैं मीडिया के वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें इसके डिसएडवांटेज में आती हैं कि मीडिया के कंपोनेंट्स का डिग्रेडेशन हो जाना और ज़्यादा हीट रिक्वायरमेंट होना। तो अब इसके लिए मतलब जो क्या किस तरीके से इसको कम किया जा सकता है, तो कंटिन्यूअस स्टेरिलाइजेशन में कुछ ये जो इसके ड्रॉबैक्स हैं उसी को कम करने की कोशिश की जाती है। बैच स्टेरिलाइजेशन के ड्रॉबैक्स को देखते हुए कंटिन्यूअस स्टेरिलाइजेशन का सेटअप इसको डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस स्टेरिलाइजेशन में देखते हैं क्या होता है, रैपिड ट्रांसफर ऑफ हीट टू मीडिया बाय स्टीम कंडेंसेट। इसमें क्या होता है, जो स्टीम कंडेंसेट के थ्रू जो भी हमारे मीडिया जिसका स्टेरिलाइजेशन करना होता है उसमें रैपिड हीट ट्रांसफ़र की जाती है। ठीक है, रैपिड हीट ट्रांसफ़र का मतलब है, जैसे मान लीजिए आप लिख सकते हैं 140 डिग्री पर 3 to 5 सेकेंड्स के लिए। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे अगर आप 130 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का यूज़ कर रहे हैं तो आप 10 सेकेंड का 10 सेकेंड तक रखेंगे। 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर ले जा रहे हैं तो 3 to 5 सेकेंड्स तक ही उसको रखेंगे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर टाइम उतना ही कम होता चला जा रहा है। तो देखिए होता क्या है इसमें, ये इसका सेटअप देखिए। स्टीम इंजेक्टर, स्टीम जो होती है यहाँ पास होती है और पास होने के बाद हीटिंग कॉइल में जाती है। ठीक है, हीटिंग कॉइल में जाती है। अब ये हीटिंग कॉइल में लगातार स्टीम को इंजेक्ट करने की वजह से हीटिंग कॉइल का जो टेम्परेचर है वो एक कांस्टेंट बना रहता है। ठीक, तो हम करते क्या है, हमारा जो भी मीडिया जिसको हमें स्टेरिलाइज करना होता है उसको हम एंटर कराते हैं। ये एक हीट एक्सचेंजर बना हुआ है, उसी के ऊपर से हमारे जो मीडिया के कंपोनेंट्स हैं वो एंटर होते हैं। तो क्या होता है, तुरंत ही उसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। एक जो टेम्परेचर बढ़ने का जो ग्रेजुअल प्रोसेस है वो ना हो कि तुरंत तेज़ी से टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि हमारा मटेरियल जो था जिसको हमें स्टेरिलाइज करना था वो रूम टेम्परेचर पर था। अचानक से जब वो एंटर हो जाता है होल्डिंग कॉइल में, जो स्टीम पास हो रही होती है 141 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो इतनी भी देर के लिए, तो ये पहले से ही गर्म होता है। यहाँ पे हमारा मीडिया जब एंटर करता है और तुरंत ट्रैवल करके कहाँ पहुँच जाता है, फ्लैश कूलर पे। तो ये जब तक यहाँ पे वो होल्डिंग कॉइल से पास होता है उतनी ही देर के लिए उसको अंदर रहना पड़ता है, जिसमें बहुत कम टाइम लगता है। तेज़ी से उसको हम यहाँ भेज देते हैं फ्लैश कूलर में। तो ये पहले जो जितना टाइम इतने इस कॉइल में रहेगा तब तक वो गर्म रहेगा। उसके बाद जब फ्लैश कूलर में पहुँच जाएगा तो वहाँ से जो भी उसकी हीट होगी उसको हम एक्सचेंजर के थ्रू फिर से यहाँ पर भेज देंगे, फर्स्ट वाली हीट एक्सचेंजर में। तो ये आपका जो हीट निकलेगी वो यूटिलाइज हो जाएगी फिर से उसको गर्म करने के लिए, जो हमारा स्टीम को जनरेट करने के लिए फिर से वो हमारा जो भी हीट है उसकी यूटिलाइज हो जाएगी। तो ये हीट को आप ऐसा नहीं कि जो भी इसमें से हीट निकलेगी वो आपका बाहर चली जाएगी या लॉस हो जाएगा हीट का, तो इससे हम पावर कंजम्पशन को थोड़ा कम कर सकते हैं। और कूलर में जाने के बाद हमारा जो मीडिया होगा थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो उसको हम फर्मेंटेशन के लिए भेज देंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखिए कर क्या रहे हैं, स्टीम यहाँ से पास करा रहे हैं, स्टीम पास हो रही है लगातार, तो हीटिंग कॉइल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बनी हुई है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आ जाएगा, हमेशा उसमें उतना ही टेम्परेचर की स्टीम को हम फ्लो करा रहे हैं, तो इसका तो कांस्टेंट टेम्परेचर बना रहेगा ना होल्डिंग कॉइल का। रॉ मटेरियल को हम अचानक से भेजेंगे इसमें जो होल्डिंग कॉइल में एंटर करेगा, और जितना टाइम उसको होल्डिंग कॉइल से पास होने में लगेगा उतनी ही देर के लिए मीडिया गर्म रहेगा। तो ये बहुत कम टाइम लगता है और डिपेंड करता है ये टाइम हम इसको कितनी देर रखना है वो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये 2-4 सेकेंड के बाद ही वो कूलिंग डिवाइस जो हमारा फ्लैश कूलर लगा हुआ यहाँ पे पहुँच जाएगा मीडिया। तो मीडिया के जो मतलब मीडिया गर्म होगा तो मीडिया से जो हीट है उसको हम एक्सचेंज करके वापस से स्टीम इंजेक्टर जहाँ स्टीम बन रही थी वहाँ भेज देंगे, तो फिर से वो स्टीम बनाने में यूटिलाइज हो जाएगी जो हीट निकलेगी यहाँ से, और मीडिया हमारा ठंडा हो जाएगा तो उसको हम फर्मेंटेशन टैंक में भेज देंगे। इस तरीके का कुछ सेटअप बना होता है। ठीक है,
इसमें फ़ायदा ये होता है कि शॉर्ट हीटिंग एंड होल्डिंग टाइम, इसमें जितने भी टाइम है हीटिंग होल्डिंग सब कम हो जाते हैं, क्योंकि देखिए हीट पहले से ही है, तो हीटिंग के लिए हमें पर्टिकुलर एक अमाउंट तक पहुंचने के लिए इतना वेट नहीं करना पड़ेगा। सीधे डायरेक्ट हीटेड होल्डिंग कॉइल में एंटर करेगा हमारा रॉ मटेरियल, होल्डिंग कॉइल में भी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगा और कूलिंग में चला जाएगा, कूलिंग भी तुरंत हो जाएगी और इसमें हमारा जो स्टेरिलाइजेशन में टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स डिग्रेड नहीं होंगे, क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए ही उसको हीटिंग डिवाइसेस में रहना है या उसको स्टीम के कांटेक्ट में रहना है, तो कंपोनेंट्स जो होंगे न्यूट्रिएंट का लॉस नहीं होगा। तो एडवांटेज देख लीजिए, इसकी कंटिन्यूटी हमेशा मेंटेन रहती है, कंटिन्यूस प्रोसेस के लिए रैपिड प्रोसेस है, क्योंकि इसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, न्यूट्रिएंट का डैमेज भी नहीं होता, ऑटोमेटिक होता है सब कुछ इसमें। ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कंटिन्यूअस स्टीम इसमें चाहिए होती है, तो आपको स्टीम को लगातार ही जनरेट करना पड़ता है। कुछ एडिशनल डिवाइसेस आपको चाहिए होती हैं, जैसे हीट एक्सचेंजर, कूलिंग डिवाइसेस चाहिए होती हैं आपको, होल्डिंग कॉइल यहाँ पे लगानी पड़ेंगी, तो ये थोड़ा कॉस्टली होता है। वैसे भी हमने पढ़ा है कि जो हमारा कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन है वो कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू बैच फर्मेंटेशन। तो देखिए इस ग्राफ को आप एकदम स्टीप बनाएंगे, ये जो हमारा हीटिंग हो रही है बहुत ही स्टीपिंग कर्व बनाएंगे आप, होल्डिंग टाइम भी यहाँ कम हो जा रहा है, कूलिंग टाइम भी कम हो जा रहा है, तो टोटल ओवरऑल टाइम हमारा कम लग रहा है। ठीक है, तो इसमें जो एडवांटेज है वो यही है कि टाइम कम लगता है, मीडिया अच्छे से स्टेरिलाइज भी हो जाता है और न्यूट्रिएंट का डैमेज भी नहीं होता है। तो ये आपका कंटिन्यूअस स्टेरिलाइजेशन हो गया। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो उसको आप अपने हिसाब से अपने वर्ड्स में लिख भी सकते हैं, जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, यहाँ जो मैंने लिखा नहीं हुआ है वो भी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम एक नए वीडियो के साथ फिर से आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी किया कीजिए आप लोग अपने जो भी आपके बैचमेट्स हैं उनके बीच में, तो सबको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।